नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में गुरुवार को 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले गए। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक कुल 60.18% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 67.32% वोटिंग हुई, जबकि शेखपुरा में सबसे कम 52.36% मतदान दर्ज किया गया। शांतिपूर्ण माहौल में हुए इस मतदान में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की लगातार निगरानी की जा रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि वह हरियाणा की तरह बिहार में भी वोट चोरी की साजिश रच रही है। पूर्णिया में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें अधिकतर महागठबंधन के समर्थक हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव का हवाला देते हुए दावा किया कि वहां 25 लाख फर्जी वोट डाले गए और नरेंद्र मोदी, अमित शाह व चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ऑपरेशन सरकार चोरी चला रही है और चुनाव आयोग जानबूझकर डुप्लीकेट वोटरों की जांच नहीं कर रहा। प्रियंका गांधी ने भी बिहार की जनता से अपील की कि वे वोट चोरी के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने कहा कि बीजेपी, जेडीयू पैसे देकर वोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन जनता को अपने अधिकारों के लिए मतदान करना चाहिए। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल के आरोपों को निराधार और बकवास बताया और कहा कि वह अपनी असफलता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बिहार से किए गए झूठे वादों का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का झूठ सबसे मजबूत है। जयराम रमेश ने भागलपुर और सीमांचल क्षेत्रों में विकास न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने पीएम मोदी को उनके 3 अधूरे वादे याद दिलाए। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी चीनी मिल और दरभंगा एम्स। जयराम रमेश ने कहा कि 2015 में वादा किए गए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अब तक एक ईंट भी नहीं रखी गई, मोतिहारी मिल अब तक शुरू नहीं हुई और दरभंगा एम्स की इमारत तक नहीं बनी। उन्होंने कहा कि सीमांचल और भागलपुर में गरीबी और पलायन बढ़ा है और जनता इस बार एनडीए को सबक सिखाएगी। वहीं अररिया में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब एक विभाजित घर है और 1990 से 2005 तक के जंगल राज ने बिहार को बर्बाद किया। मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि यह मोदी है, आप मेरे माई बाप हैं, जनता हैं, भक्त हैं, आप मेरे मालिक हैं। बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपना आरोप दोहराया कि आरजेडी ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी छीन ली। मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुद को बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन आरजेडी ने उसके नामदार नेताओं के अहंकार को तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि अब कांग्रेस आरजेडी से बदला लेने की तैयारी में है और राहुल गांधी बिहार आना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता के स्वार्थ में अपने साथियों से विश्वासघात करते हैं, वे बिहार का भला नहीं कर सकते। आरजेडी शासन को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कट्टा, कुशासन, भ्रष्टाचार और परिवारवाद उसके जंगल राज की पहचान रहे हैं। उन्होंने मतदान को लेकर कहा कि महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं, जिससे साफ है कि बिहार की बेटियां जंगल राज के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। वाहनों पर पथराव हुआ घटना लखीसराय में हुई। हालांकि स्थानीय पत्रकारों ने बताया है कि जनता ने उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप लगे। लखीसराय सीट से चुनाव लड़ रहे सिन्हा ने दावा किया कि यह हमला आरजेडी समर्थकों ने किया है। जनता खोरियारी गांव में उनके जाने का विरोध कर रही थी। सिन्हा को किसी तरह की चोट नहीं लगी, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत पर राहत अभी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई फिर टाल दी है। अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यह मामला अब तक 21 बार स्थगित हो चुका है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर
2020 के दिल्ली दंगों के कथित बड़ी साजिश केस में 5 साल से अधिक समय से जेल में है। दिल्ली पुलिस की दलील है कि इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध के नाम पर दंगे भड़काए, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात हाईकोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम की सजा 6 महीने के लिए निलंबित कर दी है। अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम की खराब सेहत और उम्र को देखते हुए यह राहत दी गई है। हालांकि पीड़िता के वकील ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि पेश किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट में उनकी हालत गंभीर नहीं बताई गई। फिलहाल आसाराम 6 महीने तक जेल से बाहर रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े पुणे जमीन सौदे में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में एक उप पंजीयक को निलंबित किया है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। बताया जा रहा है कि उप पंजीयक कार्यालय ने मई में पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेस LLP को मुंदवा इलाके में 300 करोड़ मूल्य की 40 एकड़ जमीन के पंजीकरण के दौरान 21 करोड़ का स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया था। यह जमीन कोरेगांव पार्क के पास स्थित है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि समिति यह देखेगी कि स्टाम्प शुल्क में छूट कानूनी रूप से दी गई थी या नहीं। यह जमीन महार वतन श्रेणी की है जो विशेष कानूनों के तहत आती है। पंजीकरण एवं स्टाम्प विभाग के प्रमुख ने बताया कि समिति 10 दिनों में रिपोर्ट देगी। वहीं पार्थ पवार ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की लहर उठी है, जिसकी अगुवाई अब जनरेशन Z यानी युवाओं और छात्रों ने की है। शिक्षा सुधार और बढ़ी हुई फीस के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल गया है। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन तब हिंसा भड़क गई जब मुजफ्फराबाद में एक अज्ञात व्यक्ति ने छात्रों पर गोली चला दी, जिससे एक छात्र घायल हो गया। इसके बाद छात्रों ने आगजनी और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध का मुख्य मुद्दा बढ़ी फीस और ई-मार्किंग सिस्टम है, जिससे छात्रों को असामान्य रूप से कम अंक मिलने की शिकायत है। वे पुनर्मूल्यांकन शुल्क माफ करने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का समर्थन मिला है, जिसने पहले भी भ्रष्टाचार और सेना की ज्यादतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। POK में अब इंटरनेट बंद है, लेकिन ये प्रदर्शन नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में हुए युवा आंदोलनों की याद दिला रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने फिल्म हक की रिलीज रोकने की मांग की थी। इमरान हाशमी और यामी गौतम अभिनीत है फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। सिद्दीका बेगम ने आरोप लगाया था कि फिल्म में उनकी मां शाहबानो के जीवन की निजी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है और परिवार की सहमति लिए बिना फिल्म बनाई गई। इंदौर बेंच के जस्टिस प्रणय वर्मा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में साफ लिखा है कि यह काल्पनिक कहानी है जो बानो भारत की बेटी किताब पर आधारित है और 1985 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित है। कोर्ट ने कहा कि यह किसी व्यक्ति की सच्ची कहानी होने का दावा नहीं करती, इसलिए फिल्म को रिलीज करने से रोकने का कोई आधार नहीं है। वरिष्ठ BJP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने बिहार में 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप दोहराया है, जिसका संबंध अडानी पावर से बताया जा रहा है। RK सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अडानी समूह से 25 साल के लिए 6.075 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का समझौता किया है, जिससे जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि इससे अडानी को 25 साल में 62,000 करोड़ से अधिक का फायदा होगा और इसे पावर डील की आड़ में धोखाधड़ी बताया। RK सिंह ने कहा कि हम गाय बकरी नहीं हैं जो चुप रहें, कोई अपराधी है तो बोलेंगे। उन्होंने मांग की कि ऊर्जा मंत्री, वित्त मंत्री और JDU के नेता जांच के दायरे में आए और CBI जांच कराई जाए। सिंह ने यह भी कहा कि अगर अडानी मुकदमा करना चाहते हैं तो करें, हम लड़ लेंगे। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार में चुनाव का माहौल गर्म है। BJP ने ना तो RK सिंह के आरोपों का खंडन किया है और ना ही कार्रवाई की है, जबकि अडानी समूह भी अब तक इस पर चुप है। गुजरात के 2002 दंगों से जुड़े एक पुराने मामले में अहमदाबाद की अदालत ने 23 साल बाद 3 आरोपियों आलमगीरी शेख, इम्तियाज शेख और रऊफ मियां सैयद को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया। यह मामला दरीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 FIR से जुड़ा था, जिसमें आरोप था कि आरोपी दंगों के दौरान हथियार लहराते और हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया था कि इम्तियाज शेख AK-47 जैसी राइफल लिए हुए थे, लेकिन अदालत में वीडियो टेप कभी पेश नहीं किया गया और मुख्य गवाह सतीश दलवाड़ी ने अपना बयान बदल दिया। 23 साल की सुनवाई के दौरान एक आरोपी हनीफ शेख और कई गवाहों की मौत हो चुकी थी, जबकि बाकी गवाह मुकर गए।
अदालत ने कहा कि ना तो कोई हथियार मिला और ना ही कोई पुख्ता सबूत पेश किया गया। यह फैसला 2002 दंगों के उन कई मामलों में से एक है जहां सबूतों की कमी और गवाहों के पलटने से आरोपी छूटते रहे हैं। अदालत के इस निर्णय ने फिर यह सवाल खड़ा किया है कि इतने सालों बाद न्याय किसके लिए, पीड़ितों के लिए या फिर आरोपियों के लिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के बाद मुंबई की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष और विधायक अमित साटम के एक बयान ने हलचल मचा दी, जिस पर शिवसेना यूबीटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममदानी की जीत के बाद साटम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों का राजनीतिक रंग बदल रहा है और महाविकास अघाड़ी के वोट से हाथ का जिक्र करते हुए मुंबईकरों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुंबई पर खान थोपने की कोशिश करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने पलटवार करते हुए साटम को मानसिक इलाज की जरूरत बताई और कहा कि उद्धव सेना उनके इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। दुबे ने कहा कि मुंबई का मेयर केवल एक मराठी हिंदू ही बनेगा। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। यह विवाद पीएमसी चुनावों से पहले मुंबई की राजनीति में ध्रुवीकरण और स्थानीय बनाम बाहरी बहस को और तेज कर सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।